हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल एक्सेल स्टडी में। और आज से हम लोग शुरू करेंगे बिहार दरोगा का जो ज्ञान बिंदु का वॉल्यूम फर्स्ट का प्रैक्टिस सेट है वो। तो आज चलिए हम लोग इसके पहला जो मॉडल प्रैक्टिस सेट है उससे शुरुआत करते हैं। तो चलिए इसका जो पहला क्वेश्चन है वो हम लोग देखेंगे। इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से किसकी तुलना प्रिंस के मैकियावली से की जाती है। तो आप सभी को पता है कि जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है इसकी तुलना प्रिंस के मैकियावली से होती है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा अगर अर्थशास्त्र के बारे में आपको पता हो तो यह जो पुस्तक है राजनीति और लोक प्रशासन पर लिखी गई है। इसके अलावा आप लोग एक बात और याद रखिएगा कि तिरुकुलर जो है यह तमिल का बाइबल की जो संज्ञा है इसको दिया जाता है जो तिरुवल्लुवर के द्वारा रचित है। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि निम्न में से कौन सा अभिलेख विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है। तो दसपुर अभिलेख, यानी कि ऑप्शन ए सही है। वहीं अगर सोहगौरा अभिलेख के बारे में हम लोग को जानना है तो जो मौर्य वंश में जो अकाल पड़ा था तो वहाँ अकाल के दौरान जो अन्नागार का निर्माण हुआ था, तो ये दोनों बात की जानकारी हमें सोहगौरा अभिलेख से मिलता है। वहीं एरन अभिलेख से हमें सर्वप्रथम सती प्रथा का जो वर्णन है, जिसमें गोपराज की पत्नी के सती होने का जो पहला लिखित प्रमाण है वह एरन अभिलेख से मिला है, और यह भानुगुप्त का अभिलेख है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट में हमारा है कि किसकी विद्वता से प्रभावित होकर ख्वारिज्म के मामूनी शासक ने उसे अपना मंत्री नियुक्त कर दिया था। तो अलबरूनी को, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। और अलबरूनी की पुस्तक को भी आप लोग याद रखिएगा, तहकीके हिंद या किताबुल हिंद। वहीं अगर वेन्सांग के बारे में आपको पता हो तो यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे, और इनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है वह है सीयू की। और फाहियान के बारे में आपको ये भी पता होगा कि ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत की यात्रा किए थे, और इनकी जो पुस्तक है वह फोक की है। तो ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। आगे है कि विजयनगर के किस शासक को दो समुद्रों का अधिपति कहा गया था। तो हरिहर प्रथम को, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। इसके अलावा आप लोग याद रखिएगा कि विजयनगर साम्राज्य को 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक दो व्यक्ति के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और इसमें अगर हम लोग देखें तो जो बुक्का प्रथम है इनके द्वारा जो इनकी जो उपलब्धि थी वह मदुरै की विजय थी, तथा चीन में जो दूत मंडल जो है इनके द्वारा भेजा गया था, यानी कि एक व्यक्ति का जो समूह है या ग्रुप है वो इन्होंने अपने शासनकाल में चीन में भेजा था। इसके अलावा कृष्णदेव राय तो आप सभी को पता है क्योंकि वो बहुत फेमस है, इनको आंध्र भोज भी कहा जाता है। इसके अलावा जो इनकी पुस्तक है अमुक्त माल्यद तेलुगु में, और जाम्बती कल्याण तथा उषा परिणय यह संस्कृत में इनके द्वारा रचित है। और सालूब नरसिंह के बारे में आपको पता है कि यह सालूब वंश के थे, और इनके अलावा इनका बहुत ज़्यादा कोई उपलब्धि नहीं रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रछन्न बौद्ध किसे कहा जाता है। तो प्रछन्न बौद्ध की जो संज्ञा है वह शंकराचार्य को दी गई थी, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही है। और शंकराचार्य के बारे में आपको पता है कि यह जो है वो अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक थे, और इनका जन्म केरल में हुआ। और साथ ही इनकी जो सबसे बड़ी उपलब्धि है कि जो 4 मठ हैं, जिसमें कि नॉर्थ में बद्रीनाथ, साउथ में श्रृंगेरी पीठ, फिर पूर्व में गोवर्धन, और पश्चिम में जो शारदा पीठ है वह इनके द्वारा ही स्थापित की गई थी। और फिर अगर हम लोग देखें कपिल को, तो सांख्य दर्शन जो है सांख्य दर्शन इनके द्वारा दिया गया है। और पतंजलि को आप सभी लोग जानते होंगे कि योग दर्शन के प्रतिपादक थे, तो ये भी आप लोग को पता होगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कि रैयतवारी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, और उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है वो बताना है। तो इसमें पहला है कि किसानों के द्वारा लगान जो है सीधे सरकार को दिया जाता था, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है कि सरकार जमीन जो है रैयत को पट्टे पर देती थी, तो ये भी सही है। तीसरा है कि कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण तथा मूल्य निर्धारण किया जाता था, तो ये भी सही है। तो इसमें तीनों ही ऑप्शन सही है, और सही पूछ रहा है इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा दिया गया है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान
भारतीय राज्य जिसमें कश्मीर, हैदराबाद, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया था, तो उसका नाम प्रजामंडल आंदोलन था, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। आगे है कि महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता थे, तो वह नेता जो थे वह जदोनांग थे। और जदोनांग के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जो मणिपुर में हेराका आंदोलन है वह इन्हीं के द्वारा शुरू किया गया था। और फिर इनकी गिरफ्तारी और फिर इनके मृत्युदंड के बाद इनकी जो कज़न है, जिनको आप चचेरी बहन बोल सकते हैं, वह रानी गैडिनेल्यू थी और इनके द्वारा बाद में इसी हेराका आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया गया था। और फिर आगे चल के अगर आप लोग पता होगा तो इनको जो रानी की उपाधि दी गई थी वह पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही इनको दी गई थी, क्योंकि इन्होंने जब हेराका आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया था तो ये मात्र 13 वर्ष की थी। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कि लाहौर षड्यंत्र मामले की परिणति किसकी फांसी से हुई। तो आप सभी को पता है कि जो लाहौर षड्यंत्र है इसमें भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ये तीनों को फांसी दी गई थी। वहीं राम प्रसाद बिस्मिल को अगर देखें तो इनको फांसी जो है वह काकोरी कांड के लिए हुई थी। और इनके अलावा इनके साथ 2 और व्यक्ति थे, जिसमें अशफाक उल्लाह खां और ठाकुर रोशन सिंह थे, उनको भी फांसी दी गई थी। तो इसमें लाहौर षड्यंत्र से पूछ रहा है, इसलिए ऑप्शन ए जो है हमारा ये गलत हो जाएगा। तो यानी कि 2, 3 और 4 सही है, जो कि हमारे ऑप्शन सी में दिख रहा है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि फ्रांस की क्रांति के समय वहाँ का शासक था, तो उस टाइम वहाँ का शासक लुई 16वां जो थे वो थे। फिर है खूनी रविवार की घटना कब घटित हुई थी, तो यह 22 जनवरी 1905 में, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि लघु अंडमान एवं कार निकोबार को विभाजित करता है, तो ये आपको पता है कि यह 10 डिग्री चैनल के द्वारा अलग होता है। वहीं अगर 8 डिग्री चैनल को देखें, यहाँ पे उल्टा लिखा गया है तो आप लोग सही कर लेंगे, चैनल होगा यहाँ। मालदीव से यह मिनिकॉय को विभाजित करता है। वहीं अगर 9 डिग्री चैनल को देखेंगे तो मिनिकॉय से लक्षद्वीप को, और डंकन पास आप सभी को पता है कि दक्षिणी अंडमान से लघु अंडमान को अलग करता है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो दिया गया है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसकी समुद्री तट सबसे लंबी है, तो जो ऑप्शन जो हमारा दिया गया है इसके अकॉर्डिंग तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। लेकिन अभी अगर आप सभी को पता है कि हाल में ही अभी एक सर्वे हुआ था जिसमें कि इंडिया का जो समुद्री तट रेखा जो है वह अभी 11,098.81 किलोमीटर हो गया है। और इसके अकॉर्डिंग अभी हम देखें तो सबसे लंबा जो तट रेखा है अंडमान निकोबार का, और फिर दूसरे नंबर पे देखेंगे तो गुजरात, फिर तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश है। चूँकि इसमें से देखें तो हमारा जो है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यों में किसकी समुद्री तट सबसे लंबा है। तो अगर हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो इसमें तमिलनाडु जो है उसके पास सबसे लंबी तट रेखा है, जो कि 1068.69 किलोमीटर है। और अभी आप लोग को पता होगा कि हाल में ही एक सर्वे हुआ है जिसमें कि भारत की जो समुद्री तट की लंबाई है वह बढ़कर 11,098.81 किलोमीटर हो गया है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और इसके अकॉर्डिंग अभी हम लोग देखें तो सबसे लंबी तटरेखा जो भारत में है वह अंडमान निकोबार का है, उसके बाद फिर गुजरात, फिर तमिलनाडु और फिर आंध्रा है। तो सीक्वेंस आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा दिया गया है कि शिवालिक को भारत के उत्तरी मैदान से अलग करने वाली जो संरचना है उसको क्या बोला जाता है। तो इसको हिमालयन फ्रंटियर फॉल्ट यानी कि HFF की संज्ञा दी जाती है, जो कि शिवालिक को भारत के जो उत्तरी मैदान है उससे अलग करता है। वहीं अगर हम लोग देखेंगे मेन सेंट्रल थ्रस्ट, तो यह वृहद हिमालय को लघु हिमालय से अलग करता है। वहीं मेन बाउंड्री फॉल्ट जो है यह लघु हिमालय को शिवालिक से अलग करता है। और इंडो सांगपो सचर जोन जो है यह ट्रांस हिमालय से वृहद हिमालय को अलग करता है। तो ये भी आप लोग
याद रखेंगे। आगे है कि जलोढ़ मिट्टी में किस तत्व की कमी पाई जाती है, तो आपको पता है कि इसमें नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है और साथ ही इसमें पोटास और चूना और कार्बनिक तत्वों की प्रचुरता पाई जाती है। और आपको पता है कि जलोढ़ मृदा जो है भारत में सबसे अधिक उपजाऊ है और यह 2 टाइप की है, जिसमें कि खादर और बांगर, ये 2 टाइप की मिट्टी है, तो ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में किस किस्म की कॉफ़ी का उत्पादन अत्यधिक मात्रा में किया जाता है, तो ये आपको पता है कि रोबस्टा नामक जो कहवा या कॉफ़ी है, इसका उत्पादन भारत में अत्यधिक मात्रा में किया जाता है। इसके अलावा हालांकि जो अरेबिका है इसका भी उत्पादन होता है, पर इसके कंपैरिजन में रोबस्टा ज़्यादा उत्पादित किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि लोहरदगा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो यह जो है बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ से बॉक्साइट जो है वह उत्पादित किया जाता है या खनन किया जाता है। फिर है कोचीन शिपयार्ड का निर्माण किस देश के सहयोग से हुआ था, तो ये भी आपको पता होगा कि यह जापान के सहयोग से बनाया गया था 1972 ईस्वी में। चलिए आगे चलते हैं। फिर है कि धर्म आधारित जनगणना जो कि 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस धार्मिक वर्ग का लिंगानुपात सबसे कम है, तो इसमें हम देखेंगे तो हिंदू जो धर्म है इसमें सबसे कम लिंगानुपात है 931, तो इसलिए ऑप्शन ए जो है हमारा वो जो है वो सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यानी कि इसमें जो गलत है वो पूछ रहा है। तो हमारा जो पहला है मेसाटा का पठार स्पेन में, ये तो सही है। फिर है चियापास का पठार, ये मैक्सिको का है, ये भी सही है। फिर है यूकोन का पठार, तो यूकोन का पठार जो है यह चाइना में नहीं है बल्कि यूएसए में है, इसीलिए ये जो है गलत हो जाएगा क्योंकि यह अलास्का में है। वहीं किम्बरले का पठार ऑस्ट्रेलिया में है, ये भी सही है। तो इसमें गलत पूछ रहा था, इसलिए ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन पवनों द्वारा निर्मित स्थलाकृति नहीं है, यानी कि जो पवन के द्वारा जो है कौन सा स्थलाकृति का निर्माण नहीं किया जाता है वो पूछ रहा है। तो इसमें जो आंसर है मेहराब, ये मेहराब जो है यह सागरीय जल के द्वारा इसका निर्माण होता है, ना कि पवन के द्वारा। वहीं अगर यारडांग, जोगेन, गारा ये सब जो है पवनों के द्वारा निर्मित स्थलाकृति हैं, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है कि कुमारी नामक स्थानांतरणशील कृषि का संबंध किस क्षेत्र से है, तो यह जो है पश्चिमी घाट में किया जाने वाला कृषि पद्धति है या स्थानांतरित कृषि का नाम है, जो कि पश्चिमी घाट में किया जाता है। वहीं अगर हम लोग आंध्र प्रदेश का देखें तो आंध्र प्रदेश में इस प्रकार की जो कृषि है उसको पोडू के नाम से जाना जाता है, और उत्तर पूर्वी भारत में स्थानांतरित कृषि को झूम, और राजस्थान में इसको वॉल्ड्रे या फिर वॉल्ड्रे के नाम से जाना जाता है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। फिर है निम्न में से कौन सी प्रशांत महासागर में बहने वाली ठंडी जलधारा है, तो इसमें जो ठंडी जलधारा कौन सी है वो पूछ रहा है। तो ओया सीओ जो है यह ठंडी जलधारा है। इसके अलावा देखेंगे तो कैनारी, लेब्राडोर और क्यूरोसियो जो है ये तीनों गर्म जलधारा हैं, तो ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आगे दिया गया है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार हैं, तो वर्तमान में अभी 6 हैं, और आपको पता होगा कि पहले 7 था, बाद में संपत्ति के अधिकार को हटा देने के बाद अभी जो है 6 ही हैं, तो इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। फिर है भारतीय संविधान के अनुसार सरकार का प्रमुख कौन होता है, तो सरकार का प्रमुख आपको पता है कि प्रधानमंत्री होते हैं। हालांकि जो हमारे संवैधानिक प्रमुख हैं वह राष्ट्रपति हैं, लेकिन सरकार के प्रमुख जो हैं वह मंत्रिमंडल के नेतृत्वकर्ता प्रधानमंत्री होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। फिर आगे दिया गया है कि राज्यसभा में प्रतिनिधित्व के लिए अमेरिका के समान प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रयोग तब होगा जब अधिक जनसंख्या वाले तथा कम जनसंख्या वाले राज्यों में राज्यसभा के प्रतिनिधित्व बराबर होगा, यानी कि ऑप्शन बी सही होगा। अभी आप सभी को पता होगा कि राज्यसभा में जनसंख्या के आधार पर ही सीट आवंटित की गई है भारत में,
एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं कि जो यूपी है यानी कि उत्तर प्रदेश, जो कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला स्टेट भी है, तो यहाँ सबसे ज़्यादा राज्यसभा की सीटें हैं 31। वहीं अगर हम लोग सिक्किम का देखें तो सिक्किम आपको पता है कि यहाँ पॉपुलेशन कम है, तो यहाँ पे एकमात्र ही सीट है राज्यसभा की, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे है कि स्वतंत्रता के पश्चात सर्वप्रथम किसकी सिफारिश पर प्राक्कलन समिति का गठन किया गया था? तो जॉन मथाई की सिफारिश पे प्राक्कलन समिति का निर्माण किया गया था 1950 ईस्वी में। और इसके अलावा आपको प्राक्कलन समिति के बारे में पता होगा कि इसमें जो है यह सबसे बड़ी समिति है और इसमें लोकसभा से यानी कि सिर्फ लोकसभा से ही 30 मेंबर को इसमें चुना जाता है, तो ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम लोग देखेंगे तो जेम्स विल्सन जो हैं यह भारत में बजट प्रणाली के जन्मदाता माने जाते हैं। और आर के शानमुखम शेट्टी जो हमारे स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री थे, तो ये भी आप लोग को पता होगा। वहीं कृष्ण मेनन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये भारत के चौथे नंबर के रक्षा मंत्री थे, तो ये आप सभी को पता होगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो यह जो है 1993 में की गई थी, यानी कि ऑप्शन बी सही है। हालांकि अभी बाद में 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के तहत इसको जो है जो हमारा संविधान है उसमें आर्टिकल 338 बी ऐड कर दिया गया है और इसके तहत जो है इसे एक संवैधानिक संस्था का दर्जा दे दिया गया है। लेकिन इसकी जो स्थापना है वो 1993 में ही हो चुकी थी, तो ये भी आप लोग को पता होना चाहिए। आगे है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? तो ये तो आसान सा क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वहीं अगर हम लोग अदर देखेंगे तो राजकुमारी अमृत कौर को देखेंगे तो इनके पास स्वास्थ्य मंत्रालय था। डॉक्टर जॉन मथाई इनके पास रेलवे और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पास उद्योग, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। आगे है निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो आपको पता होगा कि प्रारूप समिति जो था इसके को देखेंगे तो टोटल या कुल जो इसके सदस्यों की संख्या थी वह 7 थी और इस 7 में से पीवी नरसिम्हा राव जो हैं, ये आप लोग ऐसे भी इसको टिक कर पाते इजीली क्योंकि पीवी नरसिम्हा राव का कार्यकाल काफ़ी बाद है, तो इसीलिए ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा कि ये जो हैं प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। इसके अलावा जो इसमें तीनों हैं गोपाल स्वामी अयंगार, एन माधवराव और के.एम. मुंशी, ये तीनों ही इसके सदस्य थे। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर चुनिए, जिसमें सूची 1 में अनुच्छेद दिया गया है और सूची 2 में उसका विवरण। तो चलिए हम लोग इसको सुमेलित करते हैं। तो इसमें जो पहला है अनुच्छेद 40, आपको पता है कि इसमें ग्राम पंचायत के गठन का विवरण है। वहीं अगर देखेंगे आर्टिकल 41, तो इसमें जो है काम का अधिकार है, तो काम करने का अधिकार, तो ये पहला का पहला और दूसरे का दूसरा ही है। फिर है अनुच्छेद 44 आपको पता है कि समान नागरिक संहिता, जो कि काफ़ी न्यूज़ में भी रहता है, तो ये है। और 48 जो है आर्टिकल आपको पता है कि ये पशुपालन और कृषि से संबंधित है। तो इस तरीके से हम देखेंगे तो हमारा जो है ये सीक्वेंस में ही ऑलरेडी मिला हुआ है, तो हमारा पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? तो यह अनंत सैनम आयंगकर, यानी कि ऑप्शन बी सही है। वहीं अगर प्रथम लोकसभा अध्यक्ष पूछता तो जीवी मावलंकर थे, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है इसमें 10 क्वेश्चन मैथमेटिक्स का चूँकि इसमें पूछा जाता है, तो 10 क्वेश्चन इसका मैथमेटिक्स और रीजनिंग मिला के दिया हुआ है, तो मैं इसका आंसर बता देती हूँ। आप लोग इसको सॉल्व करके और खुद से फिर इसका आंसर आप लोग देख लेंगे कि आप लोग का करेक्ट है या नहीं। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। तो इसमें जो 33 नंबर का जो आंसर हो जाएगा यह हमारा हो जाएगा 28%, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। फिर यहाँ जो 34 नंबर जो है क्वेश्चन, उसका आंसर 29 है, यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारा 35 नंबर क्वेश्चन, इसका जो आंसर है 240 मीटर, यानी कि ऑप्शन डी।
फिर यहाँ 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है वह हो जाएगा 1000 रुपीज़, यानी कि ऑप्शन ए। फिर है 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर, तो इसका आंसर है 5:4, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर है 38 नंबर क्वेश्चन, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर है 214673, यानी कि ऑप्शन सी सही है। वहीं अगर 39 नंबर क्वेश्चन का अगर हम लोग आंसर देखें तो इसका आंसर 1 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए। तो इस तरीके से 10 क्वेश्चन का मैंने आंसर बता दिया है, तो आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट है कि मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ निम्न में से कौन पाता है। तो जब भी महंगाई बढ़ेगी तो जो ऋणी व्यक्ति है उसको सबसे ज़्यादा लाभ होगा, इसलिए क्योंकि वो तब कर्ज लिया था जब महंगाई कम थी। तो महंगाई कम होगी तो उसकी जो है ऋण चुकाने की जो दर होगी वो भी कम होगी, तो इसीलिए ऋणी व्यक्ति जो है उस टाइम पे वो लाभ में रहता है। वहीं साहूकार को देखेंगे तो वह उस टाइम पे सर्वाधिक जो हानि होती है वो साहूकार को ही होगी। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास किया था। तो हम लोग देखेंगे तो सुखमय चक्रवर्ती और पीवी महालनोबिस मॉडल के नाम से जो तीसरा मॉडल लाया गया था उसमें जो है नकारात्मक विकास देखा गया था भारतीय अर्थव्यवस्था में। तो ऑप्शन ए जो है हमारा वो सही आंसर है। और इसका अगर टाइम देखें तो 1961 से 66 का ड्यूरेशन था, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। आगे जो हमारा दिया हुआ है समिति से कि राजा चलैया समिति जो है वह किससे संबंधित हैं। तो ये आपको पता है कि कर सुधार से संबंधित हैं। वहीं अगर हम लोग देखें तो अप्रत्यक्ष कर से रेखी समिति, फिर प्रत्यक्ष कर से संबंधित देखेंगे तो वांचो समिति है, और कर नीति जो है पार्थ सारथी समिति। तो ये भी आप लोग साथ के साथ याद करते चलेंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, निम्न में से कौन प्लास्टिक मनी का उदाहरण है। तो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों ही प्लास्टिक मनी का एग्जाम्पल हैं, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। वहीं अगर हम लोग सांकेतिक मुद्रा को देखेंगे तो यह जो है वैसी मुद्रा को बोला जाता है जिसका जो आंतरिक धात्विक मूल्य है उसके अंकित मूल्य से कम होता है। जैसे कि इंडिया का रुपीज़ जो हम लोग देखते हैं, तो वो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होगा। आगे है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की बेरोजगारी के अंतर्गत वास्तविक आवश्यकता से अधिक लोग काम कर रहे होते हैं। तो ये भी आपको पता होगा प्रच्छन्न बेरोजगारी, और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है एग्रीकल्चर सेक्टर, क्योंकि वहाँ पे ज़रूरत एक इंसान की है और 4 लोग उसमें लगे हुए हैं, और स्पेशली बिहार में। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम लोग देखेंगे तो बेरोजगारी जो है, अगर इसको नॉर्मली परिभाषित करें तो जब किसी व्यक्ति को जो काम करने के लिए इच्छुक है उसको उसके क्षमता के अनुसार कार्य नहीं मिलता है, तो वह स्थिति बेरोजगारी कहलाती है। और बेरोजगारी के प्रकार में देखेंगे तो घर्षणात्मक बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, चक्रीय, प्रच्छन्न और तकनीकी, ये सारे ही बेरोजगारी के प्रकार हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा वक्र बेरोजगारी की दर और इसी के अनुरूप मुद्रास्फीति की दरों के बीच व्युत्क्रम संबंध का वर्णन करता है। तो ये आपको पता है फिलिप्स कर्व या फिलिप्स वक्र जो है यह मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी के बीच इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जो रिलेशन है उसको शो करता है। वहीं अगर लाफर वक्र को देखेंगे तो कर का दर और राजस्व के बीच का जो संबंध है वह दिखाता है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को कौन सा संस्थान निर्धारित करता है। तो इसमें हम देखेंगे तो हमारा आरबीआई जो है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट दोनों को निर्धारित करता है, तो ऑप्शन बी जो है हमारा वो सही आंसर है। और अगर हम लोग देखेंगे मॉनेटरी पॉलिसी का जो यह टूल है, ये आपको पता होगा कि मॉनेटरी पॉलिसी में 2 तरीके के टूल जो हैं वो मुद्रास्फीति को कम करने के लिए या फिर मार्केट में पैसों की तरलता को बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है। एक है गुणात्मक और दूसरा है मात्रात्मक। तो यह इसी का टूल है, तो आप लोग को पता ही होगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा दिया गया है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो सूची 1 में भौतिक राशि दी गई है और सूची 2 में इसकी इकाई। तो चलिए मिलान करते हैं।
आप पहला इसमें आयतन दिया गया है तो इसका घन मीटर हो जाएगा, और फिर विद्युत प्रतिरोध ये आपको पता ही है ओम। फिर वहीं देखेंगे कोणीय संवेग, तो कोणीय संवेग का हमारा हो जाएगा किलोमीटर वर्ग मीटर प्रति सेकेंड, और फिर जो बच गया श्यानता का तो न्यूटन सेकेंड प्रति वर्ग मीटर। तो हम लोग यहाँ देख लेते हैं, इसका 4 3 2 1 का कॉम्बिनेशन है जो ऑप्शन सी में दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा दिया गया है, जेनर डायोड का उपयोग किस रूप में किया जाता है, तो ये आपको पता है वोल्टता नियंत्रक के रूप में। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि ऐसे परिपथ जहां रुक रुक कर थोड़े समय के लिए विद्युत धारा की आवश्यकता होती है वहां किस सेल का प्रयोग किया जाता है, तो वहां लेक्लांसे सेल यानी कि ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे है कि त्वरित चालक का आविष्कार किनके द्वारा किया गया, तो ये आपको पता है कि यह बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा जो है त्वरित चालक का आविष्कार किया गया। और त्वरित चालक का जो बेसिकली यूज़ है कि घरों या ऊंची जो बिल्डिंग है उसके ऊपर जो आप लोग देखते होंगे कि तांबे का एक पाइप या फिर एक इक्विपमेंट लगाया जाता है, वह है कि बिजली गिरने से बचाने के लिए उस बिल्डिंग को, ताकि ये क्या करे कि उसको एब्जॉर्ब करके उसको ग्राउंड कर दे। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, ऐसा क्यों होता है, तो ये आपको पता है कि दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है, जिस कारण से बर्फ के दोनों टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा इसमें क्वेश्चन दिया गया है, बिजली के हीटर में कौन सी सामग्री जो है वो प्रयुक्त होती है, तो ये आपको पता है कि इसमें नाइक्रोम का जो तार है वह लगाया जाता है, और बल्ब के फिलामेंट में टंगस्टन का जो यूज़ किया जाता है ये भी आपको पता होगा। नेक्स्ट हमारा है कि तेल की पतली फिल्म से परिवर्तित श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई देने का जो कारण है वह कारण क्या है, तो व्यतिकरण के कारण, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। आगे है, निम्नलिखित प्रश्नों में दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन और दूसरा कारण। इन कथन का सावधानी पूर्वक मूल्यांकन करें और नीचे दिए गए विकल्पों में से, विकल्प का स्पेलिंग गलत है, विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। तो चलिए इसमें पहला कथन जो दिया गया है कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया केवल क्वथनांक पर ही निर्भर होती है, और दूसरा इसमें दिया गया है कि वाष्पीकरण द्रव की सतह से क्वथनांक से कम तापमान पर वाष्प में परिवर्तित होने की धीमी प्रक्रिया है। तो इसमें कह रहा है कि कथन और कारण में कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो पहला जो है कि यह केवल क्वथनांक पर ही डिपेंडेंट होता है, यह गलत है, और दूसरा इसमें सही है। तो इस तरीके का हम देखेंगे तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे है कि निम्नलिखित अभिक्रिया में कौन सा वियोजन या निस्तापन अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है, तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है। आगे है, सूची 1 को सूची 2 में 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही कूट का चयन करिए, जिसमें सूची 1 में पदार्थ दिया हुआ है और सूची 2 में रासायनिक सूत्र। तो चलिए मिलाते हैं। इसमें पहला जो दिया गया है हेमेटाइट, तो हेमेटाइट जो है आपको पता है इसका फॉर्मूला Fe2O3 होता है। वहीं मैग्नेटाइट जो है यह Fe3O4 है, और आपको पता है कि ये दोनों लोहे का अयस्क है। फिर है कैल्साइट दिया हुआ है, तो कैल्साइट जो है यह ये CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। फिर है सीडेराइट का जो बचा है FeCO3। तो इस तरीके से हम देखें तो हमारा जो कॉम्बिनेशन है 2 4 1 3 का, जो कि हमारा ऑप्शन बी में दिख रहा है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पौधों और जंतुओं से प्राप्त किया जाता है जो पर्यावरण में मौजूद होते हैं, तो इसमें हम देखेंगे तो लैक्टिक अम्ल जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि विलयन के कणों को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग नहीं किया जा सकता है, यानी कि जिसका यूज़ नहीं होता है वो पूछ रहा है। तो इसमें जो है छानना, इसका यूज़ नहीं किया जाता है, तो ऑप्शन सी जो है हमारा सही आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं।
तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीकन प्रक्रम के द्वारा क्लोरीन गैस के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सा उत्प्रेरक उपयोग किया जाता है। तो इसमें जो यूज़ किया जाता है वह है क्यूप्रिक क्लोराइड, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। वहीं गर्म एल्यूमिना का यूज़ एल्कोहल से ईथर बनाने में इसका यूज़ किया जाता है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कि वे पदार्थ जो द्रवित अवस्था में या जलीय विलयन में विद्युत का संचालन करते हैं उसको क्या बोलते हैं। तो उसको विद्युत अपघट्य बोला जाता है। आगे है कि पुष्पीय पौधों का अध्ययन किस शाखा में करते हैं। तो ये आपको पता है कि फेनरोगेम्स जो है इसमें पुष्पीय पौधों का अध्ययन किया जाता है, और इसमें जो है ऐसे पौधे में फूल, फल और बीज लगे होते हैं। वहीं अगर हम लोग देखें क्रिप्टोगेम्स में, तो इसमें जो है इसमें वैसे पौधों का अध्ययन किया जाता है जिसमें फूल, बीज इत्यादि नहीं होते हैं। एग्जाम्पल में जैसे कि मॉस है या शैवाल है, तो इस तरीके का। और ब्रायोफाइट को अगर हम देखें तो ये वो पौधे हैं जो नम या दलदली क्षेत्रों में उगते हैं, और इसमें संवहनी उत्तक जो है वो नहीं पाए जाते हैं। और इसका अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें तो हॉर्नवर्ट है, लीवरवर्ट है, मॉस है, etc। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और टेरिडोफाइट में वो संवहनीय पौधे हैं जिसमें कि जो फूल और फल वगैरह जो है इसमें नहीं लगता है, और ये बीजाणु के माध्यम से प्रजनन करते हैं। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि पादप कोशिकाएं जंतु कोशिकाओं में से किसकी अनुपस्थिति के कारण भिन्न होता है। तो यह तारक केंद्र या सेंट्रियोल के कारण, यानी कि ऑप्शन सी जो है हमारा वो सही आंसर हो जाएगा। और इसमें जो तारक केंद्र या सेंट्रियोल जो है यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसके साथ आपको पता है कि राइबोसोम जो है प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है, और माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता ही है कोशिका का ऊर्जा गृह इसको बोला जाता है। आगे दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है। तो इसमें जो है सूरजमुखी जो कैप्सूल या संपुट जो है यह गलत है, क्योंकि यह भिंडी के लिए होगा। वहीं अगर हम लोग आम का देखेंगे तो ड्रूप, फिर अमरूद का बेरी, ये सब सही है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है कि अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो कीटों के द्वारा जो अधिकांश कीट हैं वो वातक तंत्र के द्वारा जो है उसके द्वारा श्वसन की प्रक्रिया जो है वो कंप्लीट की जाती है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो मेढक जो है, मेढक फेफड़े के द्वारा सांस लेता है। और इसके अलावा देखेंगे तो केंचुआ जो है वह अपने त्वचा के द्वारा श्वसन की प्रक्रिया कंप्लीट करता है। और क्लोम जो है मछली जो है वो क्लोम के द्वारा सांस लेती है या श्वसन की प्रक्रिया कंप्लीट करती है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि विटामिन्स होते हैं। तो विटामिन्स जो हैं वो आवश्यक कार्बनिक यौगिक जिसका संश्लेषण शरीर में नहीं होता है, ऑप्शन ए सही होगा। और यही कारण है कि हम लोग भोजन के थ्रू जो है वो विटामिन इनटेक करते हैं। और इसके अलावा आपको पता ही होगा कि वसा में जो घुलनशील विटामिन है, वसा में जो घुलने वाला विटामिन है ए, डी, ई और के है, और जो पानी में घुलने वाला विटामिन है वह बी और सी है। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, जिसमें सूची 1 में पदार्थ है, सूची 2 में उसका यूज़ दिया गया है। तो चलिए हम लोग यूज़ कह रही हूँ, इसको मिलान करते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला दिया हुआ है सिलिकॉन कार्बाइड, तो इसका जो यूज़ होता है वह कृत्रिम हीरा बनाने में। फिर वहीं कार्बन तंतु, इसका यूज़ वायुयान में बनाने में। और फिर तीसरा जो हमारा दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड, इसका आपको पता है प्रकाश संश्लेषण में। फिर डाइफ्लोरो मेथेन जो है इसका यूज़ भी आप लोग को पता होगा प्रशीतक के तौर पे। तो इस तरीके से हमारा जो सीक्वेंस है 3, 4, 1, 2 का, जो हमारे ऑप्शन सी में दिख रहा है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जो है वो प्रोटीन नहीं है इसमें से। तो इसमें जो कपास है जिसको हम लोग सेलुलोज बोलते हैं, तो ये कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म है, यह जो है प्रोटीन नहीं है। तो ऑप्शन ए जो है वो सही है। आगे दिया गया है कि ट्रांसलेट द सेंटेंस इनटू इंग्लिश, इसमें ट्रांसलेशन दिया हुआ है, तो वो हम लोग देखते हैं। इसमें पूछा है कि तुमने मेरा दिल जीत लिया। तो ये आपको पता है, सिंपल है, यू ओन माई हर्ट, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा।
चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया गया है चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। इसमें वॉइस का क्वेश्चन है, तो इसमें बोल रहा है कि एक्टिव को पैसिव में चेंज करना है। और इसमें दिया गया है क्वेश्चन कि समबडी हैज़ स्टोलन हिज पर्स। तो इसका अगर हम लोग पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो यह हो जाएगा हिज पर्स हैज़ बीन स्टोलन, क्योंकि आपको पता है, अगर आप लोग वॉइस जानते हैं, चूँकि ये टेंस पे आधारित वॉइस है, तो इसको आप लोग देखेंगे तो यह सिंपल परफेक्ट का है, क्योंकि यहाँ पे हैज़ लगा हुआ है, V3 है, और इसमें आपको पता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा, और फिर हैज है तो इसके साथ बिन का यूज़ होता है, और फिर समबडी है तो इसके साथ आपको पता है कि समबडी का आप लोग अगर लास्ट में यूज़ समबडी के लिए बेसिकली बाय के बाद उसका यूज़ नहीं किया जाता है सब्जेक्ट में, ये साइलेंट होता है, तो उसके बाद आपको पता है V3 का फॉर्म लगाना है। तो इस तरीके से ऑप्शन डी हमारा सही है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है कि चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। आपको पता है ये नरेशन है, और इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि रमेश सेड आई लाइक दिस फिल्म। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कि रमेश सेड दैट ही लाइक्ड दैट फिल्म। तो ये नरेशन भी इजी है, बहुत हार्ड नहीं है, तो आप लोग एक बार नरेशन से गो थ्रू हो लेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। इसमें अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अक्षों वर्ण किसके योग से बना है। तो यह क और मूर्धन्य सौ दोनों के कॉम्बिनेशन से अक्षरों का निर्माण हुआ है, तो ये भी आप लोग याद रखें। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जगदीश में कौन सी संधि है। तो जगदीश में व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ओलंपिक खेल में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है। तो मैरी लीला राव हैं, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और इनके द्वारा जो है 1956 का जो ओलंपिक खेल था उनमें 100 मीटर प्रतिस्पर्धा में भाग लिया गया था, हालांकि जो है क्वालिफाइंग राउंड में यह बाहर हो गई थी। चलिए आगे चलते हैं। फिर है एरोफ्लोट एयरलाइंस विमान किस देश का है। तो यह रूस का है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर है द हिंदू समाचार पत्र का प्रकाशन स्थल कहाँ है। तो यह जो है चेन्नई से प्रकाशित होता है, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि दरभंगा किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो यह जो है कमला नदी के किनारे है, ये आप लोगों को पता होगा। आगे दिया हुआ है कि बिहार का अक्षांशीय विस्तार है, तो ये तो इजी क्वेश्चन है, तो ऑप्शन सी जो है ये सही आंसर है इसका। फिर है बिहार में अंग्रेजों को अपनी व्यावसायिक केंद्र स्थापित करने में वास्तविक सफलता कब मिली थी। तो वास्तविक सफलता 1651 ईस्वी में मिला था, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा जो है हालांकि वो 1620 में पटना के आलमगंज में व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे, लेकिन उनको जो एक ऑफिशियली तौर पे जो है उन्होंने 1651 ईस्वी में पटना में अपना एक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था गुलजार बाग में, जिसमें गुलजार बाग स्थित जो अभी प्रिंटिंग प्रेस है वो उसमें। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे है कि पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी। तो पटना विश्वविद्यालय का 1917 में स्थापना हुआ था। फिर है भारत के पहले गरुड़ एरोस्पेस की कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण केंद्र की स्थापना कहाँ किया गया है। तो चेन्नई में, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सी पहली भारतीय ई कॉमर्स कंपनी है जो आरबीआई से एनबीएफसी लाइसेंस प्राप्त की है। तो ये आपको पता होगा कि अभी फ्लिपकार्ट को दिया गया है। हाल में ही चर्चा में रही एवी लिस्ट किस चीज़ की गणना से संबंधित है। तो ये भी आपको पता है, अभी रिसेंट में इसका अभी जारी किया गया था यह लिस्ट। तो पक्षी की जो प्रजाति है वह उससे रिलेटेड है, यानी कि उसकी प्रजाति को बताती है। आगे है कि भारत के गिफ्ट सिटी में अपनी शाखा खोलने वाला पहला मिडिल ईस्ट बैंक QNB किस देश की है। तो यह कतर का बैंक है, ऑप्शन सी सही है। फिर है हाल में ही भारत सरकार ने कंपनी इंडिया रेयर अर्थ लिमिटेड यानी कि IREL को किस देश के साथ दुर्लभ पृथ्वी तत्वों के निर्यात समझौते को निलंबित करने का निर्देश दिया है। तो ये भी आपको पता है कि यह जापान के साथ जो अभी रेयर अर्थ एलिमेंट को निर्यात करने का वो है, वो भारत के द्वारा भी उस पर रोक लगा दिया गया है।
फिर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस की आधिकारिक यात्रा के दौरान साइप्रस की प्रथम महिला फिलिपिया कार्सेरा को किस राज्य में निर्मित चांदी का क्लच पर्स उपहार में दिया है? तो यह जो है आंध्र प्रदेश में निर्मित किया गया था। आगे दिया हुआ है कि मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना हाल में ही किस राज्य सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया? तो बिहार के द्वारा। हाल में ही रामानुज एक महान गणितज्ञ की यात्रा पुस्तक का विमोचन किस संस्था के द्वारा किया गया? तो भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार के द्वारा। 5वां खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 का पहला चरण कहाँ आयोजित किया गया है? तो लद्दाख में। फिर है जनवरी 2025 में विजय हजारे ट्रॉफी के फाइनल में निम्न में से कौन सा टीम उप विजेता रहा है? तो विदर्भ, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर है हाल में ही निधन हुए अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी निम्नलिखित में से कौन थे? तो ये आपको पता है, आचार्य सत्येंद्र दास थे, ऑप्शन सी सही है। फिर है हाल में ही किसे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसमें जो अभी नियुक्ति मिली है आलोक जोशी को, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। फिर है हाल में ही कृत्रिम चट्टान परियोजना का शुभारंभ किस उद्देश्य से किया गया है? तो मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है कि हाल में ही जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग सस्टेनेबिलिटी 2025 में भारत का शीर्ष विश्वविद्यालय कौन सा है? तो भारत का शीर्ष विश्वविद्यालय IIT दिल्ली है, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हाल में ही राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस को मनाने की घोषणा की गई है, तो ये तो बहुत वेल नोन क्वेश्चन है, 23 अगस्त को। आगे है दुनिया के पहले कार्बन न्यूट्रल बेबी बनने वाली बच्ची का नाम क्या है? तो इसका नाम है आदवी। हाल में ही विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने विश्व के पशु स्वास्थ्य की कौन सी स्थिति रिपोर्ट अभी जारी की है? तो पहली रिपोर्ट। हाल में ही पुरी, जो कि उड़ीसा में है, इसके भव्य मंदिर से प्रेरित होकर निम्न में से किस राज्य में जगन्नाथ धाम मंदिर का निर्माण किया गया है? तो यह निर्माण हुआ है पश्चिम बंगाल में। आगे है कि हाल में ही चर्चा में रहे हरा सोना नाम की जो किस्म है वह किस्म किससे रिलेटेड है? तो बांस के किस्म को अभी हरा सोना जो है बोला जाता है, हालांकि बांस के उत्पादन को ही। आगे है हाल में ही बिहार के किस खिलाड़ी ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में 2000 मीटर स्टीपलेज में स्वर्ण पदक जीता है? तो यह जीता गया है खुशी यादव के द्वारा। और इस सेट का लास्ट क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है कि हाल में ही बिहार सरकार के द्वारा 35% महिला आरक्षण को केवल बिहार की मूल निवासी महिलाओं तक सीमित करने के लिए कब से बिहार अधिवास नीति जो है वह लागू की गई है? तो 8 जुलाई 2025 से, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज का जो पहला सेट है वो कंप्लीट कर लिया है। और अब इस तरीके से इसमें टोटल जो है 16 सेट दिए हुए हैं, जो कि आपको अल्टरनेट डे पे आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो आप लोग इसे देख लेंगे और हमारे हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ से जाके आपको इसका PDF भी मिल जाएगा और विद इसका आंसर और एक्सप्लेनेशन भी। तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आप लोगों को इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।